हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो 5वां नंबर वाला है। पार्ट 5 चालू करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस वाला। आज इसको हम फिनिश भी करते हैं। तो चलिए, मैंने अभी तक आपको रिप्रोडक्शंस वाले में, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में टोटल आज तक 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है। तो चलिए हम इसको कवर अप करते हैं। आइए तो बात करते हैं एक एक करके। अभी तक मैंने जो जो बात कर लिया था उसके आगे हम चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस चीजों को फॉलो कर रहे होंगे तो आप एकदम तरीके से कीजिए। यकीनन मान के चलिए, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी का अंदर से पूरा लाइन उठाकर लिख रहा हूं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं तो यूं ही कहूं तो किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, समझ रहे बात हो ना, इस सभी के लिए आप ध्यान रख सकते हो। यानी कि हर बोर्ड के लिए आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। तो इसको, अभी एग्जाम का टाइम है, अपने पास समय कम से कम है, तो आप इसे देखें और अपने चैप्टर को कवर अप करने की पूरी कोशिश करें। और मैं प्रत्येक दिन वीडियो डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप वो सारा चीज करते चलिए। अभी मैंने थोड़ा दिन पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का डाला, उसके बाद आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, अगले दिन हेल्थ का डाल दूंगा, उसके बाद जेनेटिक्स वगैरह का हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द क्रियोनिक विलाई। आपको पता है क्रियोनिक विलाई क्या होता है? सो ये जो बच्चे होते हैं ना, जब गर्भाशय में इम्प्लांट होते हैं तो वहां पे एक इस तरह का जो इंडोमेट्रियम वाला लेयर है, उसके पास एक झिल्ली नुमा संरचना होती है ऐसे करके, जिससे अम्बिलिकल कोड से भ्रूण जुड़ा होता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रोनिक विलाई, कहते हैं कोरियोनिक विलाई कहते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेवलपिंग द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल्स बॉडी कॉल्ड अ प्लासेंटा। सही बात है। जो मदर का जो बॉडी होता है ना, उससे भ्रूण जुड़ा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। उसी के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो है अपना पोषण वगैरह लेता है। देख रहे हैं प्लासेंटा, यहाँ पे देख रहे हैं प्लासेंटा। इसी चीज को हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं। प्लासेंटा कहिए, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड बिटवीन, आपसे कहेगा कि प्लासेंटा किससे कनेक्टेड रहता है, तो प्लासेंटा इज कनेक्टेड बिटवीन द, है ना, एम्ब्रियो। प्लासेंटा इज कनेक्टेड बिटवीन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। एक लाइन और भी आप लिख सकते हैं, प्लासेंटा is connected between embryo connected between embryo is called, आप ध्यान रख सकते हैं, is called अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहेंगे इसी चीज को? अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। आप ध्यान रख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो ध्यान रख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया, आप लिख लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट सेक्रेटेड बाय द प्लासेंटा, नॉट सेक्रेटेड बाय अ प्लासेंटा। देख रहे हैं यहाँ पे प्लासेंटा, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा, कहने का मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है इसमें से जो प्लासेंटा सेक्रेट नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं, बाय एचसीजीएल ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन भी करता है, प्रोलैक्टिन भी करता है, रिलैक्सेस भी करता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि पूछेगा आपसे कि बताइए प्लासेंटल हार्मोन कौन कौन है। तो आप याद रख सकते हैं, रिलैक्सेंस हो गया, एससीजी हो गया, एचपीएल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये एस्ट्रोजन हो गया। ये सारे हार्मोन ना क्या कहलाते हैं? प्लासेंटल हार्मोन कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एनसीईआरटी का मैंने आपको कहा था कि मैं एक एक लाइन उठाकर लिख रहा हूं, तो यकीनन मान के चलो कि मैं वो सारा चीज कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन नहीं हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों क्या है बताता हूं मैं। ऑक्सीटोसिन का काम है कि ये जब बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन को दो नाम से जाना जाता है, एक बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। दो नाम से जाना जाता है,
बर्थ बर्थ हार्मोन कहते हैं या इजेक्शन हार्मोन कहते हैं, सॉरी मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। ये दोनों नाम होते हैं इसके, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ये करता क्या है कि जब बच्चे जन्म ले रहे होते हैं ना, उस वक्त गर्भाशय में बहुत भयानक कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण बच्चे आराम से डिलीवरी हो पाते हैं। चलिए, तो इसी के कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण ही। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा अच्छा सा मिलान बनाया है, ये आपके बड़े ही काम की चीज है। देखिए मैच द कॉलम, यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम है। आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले मंथ में क्या होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला मंथ में क्या हो जाएगा, तैयार होना, हार्ट बनना, दिल का बनना। सबसे पहला बच्चे में जो हार्ट का फॉर्मेशन है सबसे पहले मंथ में ही हो जाता है। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी है ना, 1 मंथ प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, लिम्फ्स का डेवलप हो जाएगा। ये देखिए, ये सॉरी आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी, हाँ ठीक है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड महीने की प्रेगनेंसी में अंत में क्या होता है, तो लिम्स बनना स्टार्ट हो जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि अच्छा इसमें 3 ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहला तिमाही, उसके बाद सेकेंड का दूसरा तिमाही, और थर्ड का मतलब होता है तृतीय तिमाही। तो आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट का मतलब टोटल मिला के अगर थर्ड ट्राइमेस्टर कहेगा तो समझ जाएगा 9 मंथ, पहला में 3 महीना, दूसरा यानी कि 6 महीना, उसके बाद 9 मंथ, इस तरह से चीजें होती है। देखिए यहाँ पे एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है ना, तो आप क्या याद रख सकते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। उसके बाद डिजिट ड्यूरिंग द 5th मंथ में क्या होता है, सबसे पहला बार जो बच्चा है ना मूवमेंट शो करता है ना माँ के गर्भाशय में, तो ये याद रख सकते हैं। देखिए आफ्टर फर्स्ट मंथ के समय हार्ट बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट मंथ के बाद हो गया, उसके बाद सेकेंड मंथ में, तो सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा, बच्चे का लिम्स पैर सब हाथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा, मेजर ऑर्गन बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ड्यूरिंग 5th मंथ सबसे पहला बार बच्चे का जो पैर का जो मूवमेंट है ना, वो सबसे पहला बार दिखेगा, वो 5th मंथ के बाद दिखेगा। तो चलिए ये सारी चीजें हैं। एक मिनट, चलिए यहाँ पे स्कॉटम हेल्प इन द मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर, आप ध्यान रख सकते हैं, ऑफ द टेस्टिस अबाउट द डैश डैश लेजर देन द बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है कि मेल के केस में स्कॉटम सेक यानी कि टेस्टिस जो है वो क्या होता है, शरीर से बाहर होता है, और स्कॉटम सेक में होता है। जिस पाउच में होता है टेस्टिस, वो क्या कहते हैं, स्कॉटम सेक कहते हैं। ये इसलिए होता है शरीर के बाहर, क्योंकि शरीर के बाहर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, और शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर से उससे थोड़ा सा कम पे ही एग्जिस्ट कर पाता है, इसीलिए शरीर के बाहर होता है। तो आप देख सकते हैं इच टेस्टिस इज अ शेप ऑफ, टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है ना। चलिए अगर आपका इसका चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है, और लंबाई इसका 1 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ इच टेस्टिस हैज हाउ मेनी, लेंथ ऑफ इच टेस्टिस हाउ मेनी लोब्यूल्स, कितने होते हैं इसमें लोब्यूल्स, 250 होते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं 250। करेक्ट द पाथवे ऑफ द स्पर्म, है ना, आपसे पूछा गया है कि इसका करेक्ट स्पर्म का जो पाथ, आपको पता है मेल के केस में जो होता है ना कि स्पर्म का और यूरिन का जो कनेक्शन होता है एक ही पाथवे होता है, इसीलिए इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक कहा जाता है, यानी कि यूरिन के लिए भी और जेनेटिक और जेनाइटल यानी कि गैमेट के लिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूरोजेनाइटल कहा गया। तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसके लिए आप सिंपल सा याद रखिएगा, सर्वे क्या हो जाएगा, सर्वे यानी कि सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूबुल आ जाएगा, R4 रेटेड टेस्टिस आ जाएगा, उसके बाद ये भास इफरेंटिया आ जाएगा, और बाद में इपीडिडाइमिस हो गया। तो ये सारा चीज आप याद रख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे 2 नंबर वाला सेमनीफेरस R4 रेटेड टेस्टिस हो गया, और तीसरा देखिए भास इफरेंटिया हो गया, E4 इपीडाइम। ये ट्रिक आपका काम आ गया ना, सर्वे, है ना, ऐसे करके याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूडेड द पेयरेड डैश डैश सेमिनल वेसल्स, ये क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसल्स हो गया। बी नंबर वाला क्या हो जाएगा आपका, प्रोस्टेट हो गया। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब के सब मेल में पाया जाता है। ये बल्बो यूरेथ्रल, आपको पता है बल्बो यूरेथ्रल पेनिस में इरेक्शंस का काम करता है ना। चलिए
एक्साइटेशंस का काम करता है। इसी कारण क्या होता है, जो मेल में जो सेक्स हार्मोन होता है उसका जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के कारण ही। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस दैट स्टार्ट बिफोर द बर्थ, है ना। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के केस में मैंने आपको बताया था दो तरह के चीजें होता है, एक oogenesis एक स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis की अगर आप बात कीजिएगा तो फीमेल के केस में यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है ओवा का बनना, बट मेल के केस में एट अ प्यूबर्टी टाइम में होता है। तो ये बात का आप ध्यान रख सकते हैं, यही बात मैंने लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट बिफोर द बर्थ, यानी कि जन्म से पहले। तो ये बात गलत हो गया ना, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। कब होता है, एट अ प्यूबर्टी, यानी कि जन्म के बाद उसमें गैमेट बनना स्टार्ट होता है मेल में। मैंने बताया भी था, उसके लिए एज डिसाइड किया था 12 से 15 साल के अप्रॉक्स, 12 से 13 आप कह लीजिए, 12-13 के अप्रॉक्स में क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। चलिए तो चलिए यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था टेस्टिस के बारे में, इच टेस्टिस इज अ शेप ऑफ ओवल, ओवल शेप का होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना रह गया कि टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस का अगर आप लेंथ की बात कीजिएगा तो लेंथ जो है ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होता है ना, आप ध्यान रख सकते हैं। और जो चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। विड्थ होता है, विड्थ है ना, लेंथ आप ध्यान सेंटीमीटर में दोनों होता है, तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए मैंने सारा चीज आपको बता दिया, आप अच्छे से पढ़े, एग्जाम पास में है, पूरे जी जान लगाए। चलिए धन्यवाद।